बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, अवामी सहूलियात पर IMF का उज़र पेश करने वाले सियासतदान अपनी मुराद के लिए हमेशा एक ज़बान नजर आते हैं। इसकी मिसाल हमें कौमी असम्बली, सेनेट और अब सूबाई असम्बली में मुराद के लिए पेश किए जाने वाले कवानीन में वाज़ेह तौर पर नजर आती है। KPK असम्बली से मंजूर होने वाला पार्लियामेंटेरियंस और प्रिविलेजेस बिल 2026 सूबे की हालिया सियासत का सबसे मुतनाज़ कानून बनकर सामने आया। ब्लू पासपोर्ट, असलहा लाइसेंस, टोल टैक्स में छूट, जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात, इजाफी सरकारी मराहत और मीडिया से मुतालिक नए शिकों ने सियासी, कानूनी और अवामी सतह पर एक नई बहस छिड़ दी है। हैरानकुन तौर पर इस मामले पर हुकूमत और अपोजिशन एक ही सफ में नजर आई, जबकि खुद तहरीक इंसाफ के बाद अरकान और सहाफती तंजीमों ने भी बिल की बाज़ शिकों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। यह कानून VIP कल्चर, इख्तियारात के इर्तिकाज़ और आज़ादी सहाफ़त से मुतालिक संगीन सवालात को जन्म देता है। अवामी तनकीद और सियासी दबाव में इजाफे के बाद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने मुतनाज़ तराबीब पर नज़रसानी का ऐलान किया है। ताहम अब सवाल यह है कि आया हुकूमत वाकई मुतनाज़ मराहत और इख्तियारात वापस लेगी या कि सिर्फ वक्ती सियासी दबाव कम करने की कोशिश साबित होगी। दूसरी जानिब मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर गैर यकीनी सूरत हाल और बढ़ती हुई कशीदगी की लपेट में है, जहाँ अमरीका और ईरान के दरमियान ताज़ा तनाव ने खित्ते के अमन, आलमी तवानाई की तरसील और सिफारती कोशिशों पर नए सवालात खड़े कर दिए हैं। ऐसे वक्त में जो पाकिस्तान समेत कई ममालिक ने खित्ते में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल पर जोर दिया, ये सवाल भी अहम हो गया कि क्या सफारतकारी एक बार फिर जंग को रोकने में कामयाब होगी या हालात किसी बड़े तसादुम की जानिब बढ़ रहे हैं। अगर ये कशीदगी मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती है तो इसके असरात सिर्फ मशरिक़ वुस्ता और आलमी मईशत, खुसूसन खाम तेल की कीमतों, पेट्रोली मस्तूमात पर क्या होंगे। आज के प्रोग्राम में हन के इसबाब, मुमकिन नताइज और खित्ते के मुस्तकबिल पर इसके असरात का भी तफसीली जायजा लेंगे, जिसके लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इसार राना साहब, सोले जाफर साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अहमद शरियार साहब। सोले जाफर साहब, आपसे आगाज करूंगी। इस बिल की बहुत सी अहम शिकें हैं जिसको हम वन बाय वन जरा डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़े सारे एतराज़ात सामने आए जिसके बाद ये रिव्यू में चला गया बिल। बट मीनवाइल इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या आना है उसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ऑपोजिशन भी इसके ऊपर हमें मुत्तफिक क्यों नजर आई। लेकिन इससे जरा हटकर अगर मैं देखूं तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जो स्टेटस को का खात्मा चाहते थे, जो हमेशा कहा करते थे कि VIP कल्चर को खत्म होना चाहिए, वो कैसे राजी हो गए इस किस्म का बिल लाने पर जिसमें मराहत ही मराहत थी। और ऐसा लगता है कि जैसे आप एक बिल्कुल ही अलग जो है ना वो कौम से ताल्लुक रखते हैं, या आप एक अलग ही अपना एक सूबा बनाना चाह रहे हैं, मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ मराहत ही मराहत हो। सारे जाफर साहब, गुजारिश यह है जी कि एक तो ये कानून अभी मंजूर नहीं हुआ जी, दूसरा ये कानून पेश हुआ है और ये कानून मंजूर होने से ज़्यादा मेरी नज़र में पेश होना ही अफसोसनाक है। अच्छा, अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ी जो अहम शिक है वो है सहाफ़ती पाबंदियों के बारे में, पार्लियामेंट की या प्रोविंशियल असम्बली की प्रोसीडिंग के बारे में। ये दुनिया में, पाकिस्तानी दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप पार्लियामेंट की कार्रवाई के बारे में कोई रिपोर्टिंग करें और उस पर आपकी सरजनश हो जाए या आपको गिरफ्तार कर लिया जाए या आपको जुर्माना कर दिया जाए या मुकदमा कायम कर दिया जाए। इसका कोई जवाब ही नहीं बनता। ये मैं समझता हूँ कि ये ज़हनी दिवालियापन है इस तरह का कानून बनाना या किसी कानून में इस शिक को लाना। रही बात दूसरी बातों की, तो अर्ज यह है जी कि वो तो यहाँ अफसोसनाक हद तक पूरे असम्बली जो है तमाम अरकान बिल्कुल एक दूसरे के साथ हैंड इन हैंड गल्फ करके मिलकर उन्होंने इस कानून को मंजूर करने के लिए अपनी आमादगी का इजहार किया है। ये बहुत ही अफसोसनाक है। ख़ास देखिए, ये जो PTI की गवर्नमेंट है, ये PTI के जो लोग हैं, ये तहरीक इंसाफ के लोग, ये इल्ज़ाम अपने मुखालफिन पर आयद करते हैं कि ये फॉर्म 47 के लोग हैं जो उस पर मुंतखब हुए और उन्होंने हुकूमत बनाई। तो इस अगर चलिए इनकी ये बात मान ली जाए तो सवाल ये पैदा होता है, आप तो फॉर्म 45 की पैदावार है, आपने ऐसी हरकत क्यों की है। लिहाजा साबित ये हुआ कि इस अमाम में तमाम ही बेलबास है। इंतहाई ये अफसोसनाक बात है कि वहाँ पर ना कोई अपोजिशन थी, ना कोई क्रिटिसाइज़ करने वाला था, ना कोई समझाने वाला था।
बल्कि उल्टा ये भी सामने आ रहा था कि पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा जो थे वो इससे ज्यादा मराआत और शिकों की मंजूरी में आगे आगे थे। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये भी आता है कि चाहे एमएनएस की तनख्वाहों का मामला हो, चाहे बाकी लोगों की मराआत का मामला हो, इन तमाम चीजों पर ये सब यकजान दो कालिब हो जाते हैं। लेकिन जब अवामी मसाइल के बारे में हम बात करते हैं तो इनमें से कोई हमें अवामी मसाइल पर इस तरीके से मुत्तहिद होता हुआ नजर नहीं आता। नहीं, अवामी मसाइल पे अगर जब मुत्तहिद हो जाए तो फिर इनकी दुकानदारी कैसे चलेगी? इनकी तो दुकानदारी इस बात पे चलती है कि अवामी मसाइल के ऊपर इन्होंने मुत्तहिद नहीं होना। लेकिन ये खुदगर्जी और मैं समझता हूँ कि ये अहमकाना हद तक इन्होंने इस कानून साजी में अपना किरदार अदा किया है। ठीक है। और ज़रूरत इस बात की है कि पता चलाया जाए कि ये जो कानून है इसका मसवदा किसने तैयार किया है। जिन लोगों ने इसका मसवदा तैयार किया है, मेरी दानिश में उन्होंने बहुत बड़ी शरारत की है, साजिश की है, निज़ाम के ख़िलाफ़ साजिश की है, मुंतखब लोगों के ख़िलाफ़ साजिश की है। लिहाजा पहली बात तो यह है कि इस बात का सुराग मिलना चाहिए कि ये कानून साजी का ये बहुत आला ख्याल चले ये पॉइंट भी मैं आपका वैलिड है कि ये भी कहाँ से ये मामलात उठे हैं। लेकिन जब हम हुकूमती मौक़िफ़ सुनते हैं केपी के गवर्नमेंट का तो वो ये कहती है कि हमने ये तमाम चीज़ें, ये तमाम जो शिकें हैं वो विफाक के कल्चर को देख के, वो दीगर सूबों की मरात को देख के मद्देनजर रख के ये बनाई हैं। ज़रा एक मैं पॉलिटिकल ओपिनियन ले लूँ राना अहमद शहरियार साहब से, फिर मैं राना साहब आपकी तरफ भी आ रही हूँ। राना साहब, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो कि इस वक्त इत्तेहाद में है और विफाकी हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन जब अपोजिशन की बात आती है केपीके वाली साइड पर तो सर वो साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने और उन्होंने इंडोर्स किया इन तमाम चीज़ों को। मतलब जाहिर सी बात है ये तमाम की तमाम चीज़ें ये जिस किस्म की मराद दी जा रही हैं उतने ही मुस्तफिद हो रहे हैं अपोजिशन वाले भी। सर ये समझ नहीं आया, विफाक में तनाव है लेकिन सूबे की हद तक अपोजिशन जो है वहां पे सब गुडी गुडी है। देखें, इशू ये है कि जहाँ तक जो बात है कि केपी के अंदर इस बिल के लिए अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों इकट्ठे एक ही बेंच के ऊपर आ गए और उन्होंने इस मसवदे के हक में जो बात की और आगे वोटिंग का उन्होंने आमादगी जाहिर की। हमारी जब ये लीडरशिप को पता लगा तो उन्होंने इस चीज का एक्शन लिया और सूबे के जो हमारे लीडरशिप है उनको कहा कि आपने गलत किया है और आप लोग इससे विड्रा हों। और उन्होंने काफी इसको कंडेम भी किया और वो कंडेमेंशन के बाद ये जितने भी नून लीग से रिलेटेड लोग हैं वो इससे स्टेप डाउन हो गए हैं। अच्छा, ये इसके बाद जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप जानती हैं कि 13 साल से ये लोग इस सूबे के अंदर विराजमान हैं। इन लोगों ने अपने माइंडसेट को जो अक्कासी है इस बिल के तहत की है। ये बात करते हैं कि 47 वाला फार्म और बला बला ये गवर्नमेंट के ऊपर ये ब्लेम करते हैं, लेकिन इनकी जो अपनी ज़हनियत है वो किसी भी प्रोटोकॉल जो है लेने से कम नहीं है। अब ये देखें कि इन्होंने तो इस बिल के अंदर जो फेडरेशन के अंदर इंटरवेंशन करने की भी कोशिश की है कि जो ब्लू पासपोर्ट है वो प्रोविंशियल असेंबली को जो इलेक्टेड बंदा होता है उसको टेन्योर बेस दिया जाता है और जो फेडरेशन है उसके अपने नॉर्म्स हैं। हाँ। अच्छा, इन्होंने फेडरेशन को अपने बिल के जरिए ये डायरेक्ट करने की कोशिश की है कि आप जो है हमें भी ताहयात ये पासपोर्ट दें और उसके साथ हमारे स्पाउस को भी दें। लेकिन राना अहमद साहब मेरी बात सुने, जब इस मुल्क में एक सदर को ताहयात इस्तिस्ना मिल सकता है, सियासी मुकदमात हों या दीगर मुकदमात हों, तो फिर सर अरकान असम्बली जो हैं, चाहे वो सूबाई अरकान असम्बली क्यों ना हो, उन्हें क्यों नहीं मिल सकता? मतलब एतराज क्यों है इसके ऊपर? जब सदर को मिल सकता तो अरकान असम्बली को भी मिल जाए कुछ इस किस्म की इस्तिस्नाएं। जी देखें, इस्तिस्ना होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये कि हालात के मुताबिक चलना चाहिए। अभी जो पॉलिटिकल हालात हैं वो हम लोगों ने एक साइड पे करके जो अवामी मसाइल हैं उनको एड्रेस करना है। आप जानती हैं कि मशरिक वस्ता के जो हालात हैं उसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही हैं, क्योंकि हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, तो इस वजह से हमें उसको एड्रेस करना चाहिए, ना कि हमें अपनी जात को आगे रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, इनको इन्हें
इन्हें इस स्टेज के ऊपर अंडर डिस्कशन भी नहीं लाना चाहिए था, और अंडर डिस्कशन होने के साथ साथ इन्हें ये चाहिए था कि इन चीजों को पूरी यूनिफॉर्मिटी के साथ लेके आते, सूबों को देखते दूसरे सूबे क्या कर रहे हैं, फेडरेशन क्या कर रही है। सर, इन्होंने दूसरे तो सूबों सिर्फ के ये कहा पास कि हम भी लोग इस किस्म की शख्सियत बेशतर अपनी मराद शख्सियत मौजूद को है आगे ना रखा। राना मच्छरियार साहब। आई एम नॉट डिफेंडिंग देम, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वहां पर भी दीगर सूबों के पास, अब जैसे मेरी बात सुनिए ना, इन लोगों को बी कैटेगरी की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अगर वो गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर में जाकर मूव करते हैं तो भी वो अपना अमला सिक्योरिटी खदशात की बिना पर ये जरूरत पड़ने पर अपने साथ लेकर मूव हो सकते हैं। क्या ये सिक्योरिटी जो सिंध के एमपीएज हैं उन्हें मयसर नहीं है? बिल्कुल है। जब भी वो यहाँ पे सूबा पंजाब का रुख करते हैं, कभी आते हैं, तो सर वो सूबे की सिक्योरिटी अपने साथ लेकर आते हैं, चाहे वहाँ के चीफ मिनिस्टर हो या फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो। जरा मैं बात कर रहा हूँ कि ये एक बात कर एक मेंबर की, ठीक है। बीइंग मैं भी प्रोविंशियल असेंबली का एक मेंबर हूँ, हाँ जी। मुझे तो कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई, ठीक है। मेरे पास तो इस तरह के कोई लाइसेंसेस नहीं है, मुझे हाँ, तो बिल्कुल। कोई इस तरह की मिरात नहीं दी गई कि जिसकी वजह से जो है मैं कह सकूं कि जी ये बात ठीक है। मेरी नजर में ये बात गलत है, क्योंकि ये बनती नहीं है, बनती नहीं है। हाँ, अगर देनी है, ये अगर ये लेना चाहते हैं तो मेरा एक मौकफ है, अपना मौकफ है कि क्रॉस द बोर्ड सारे अवाम को भी दे दें, सूबे की अवाम को भी दे दें, उनको भी दे दें, उन्हें कह जी ये मराज जो है ये आपके लिए भी है, हमारे लिए भी, हम लोग इक्वल है। ये इक्वलिटी की बात करते हैं ना, ये जो इनका दोहरा जो म्यार है वो सामने आ रहा है इस चीज के ऊपर। ठीक है, पॉइंट तो ये सारी चीजें प्रेडिक्ट कर रहे हैं। चले इसार राना साहब, दोहरा म्यार भी से तस्वर किया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि अगर देनी है तो पूरी आवाम को दे दें, सिर्फ अपने हद तक ही आपने इस किस्म के हुकूक जो हैं वो पाल रखे हैं। फिर सालिद साहब भी कह रहे हैं कि बिल की मंजूरी तो दूर की बात, उनके नज़दीक ये बिल पेश होना ही निज़ाम के खिलाफ होने साजिश मालूम होता है। इस किस्म का बिल लाने की ज़रूरत पीटीआई गवर्नमेंट को या केपी के गवर्नमेंट को क्यों महसूस हुई राना साहब? सबसे पहले तो मैं एक बात कर दूं कि अगर केपी के असम्बली इस तरह की चीज़ें करती है तो एक्चुअली वो इमरान खान के मैनिफेस्टो से बगावत करती है। अच्छा। क्योंकि उनका जो कप्तान है वो तो इस बात को कहता है कि कोई वीवीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए, वो तो ये कहता है कि अरकान पार्लियामेंट को भी उसी तरह रहना चाहिए जैसे बाकी लोग रहते हैं। तो अगर केपी असम्बली इस तरह करती है तो एक्चुअली वो सबसे बड़ी बगावत तो खुद इमरान खान के अपने कमात के खिलाफ करती है। ठीक है। लेकिन क्या 2024 में पंजाब असम्बली में अरकान असम्बली की तनख्वाह 76,000 से बढ़ा के 4 लाख नहीं की गई? क्या पंजाब असम्बली में मिनिस्टर्स की जो तनख्वाह है वो लाखों में नहीं की गई? क्या पंजाब असम्बली में स्पीकर की तनख्वाह बढ़ा के 9-10 लाख के पता नहीं 12 लाख नहीं की गई? क्या पंजाब असम्बली में ये बिल पास नहीं हुआ कि वज़रा अगर छुट्टी भी करेंगे तो उन्हें पैसे मिलेंगे? तो खाली केपी असम्बली क्यों? अच्छा। हम सारी असम्बलियों पे बात क्यों नहीं करते कि तमाम असम्बलियों के अंदर जो अरकान पार्लियामेंट हैं ये होली काउज है कि 76,000 से तनख्वाह बढ़ा के अरकान पार्लियामेंट की कोई महल 4 लाख कर दी जाए, 526% बढ़ाई जाए, या स्पीकर की तनख्वाह या चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में लाखों रुपए का इजाफा कर दिया जाए। वैसे तो मजा दियां भैना होंदियां ने, ठीक है ना, वहां नून लीग पीटीआई के मुखालिफ नहीं है, वहां पीपल्स पार्टी पीटीआई के मुखालिफ नहीं है। यहां तक हुआ कि इख्तियार वली साहब ने जब कहा कि मैं वो क्या नाम है उनका वो नून लीग के जो रुकन पार्लियामेंट हैं कि मैंने उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो थोड़ी देर बाद वो उन्होंने आके कहा भाईजान मुझे तो पता ही नहीं था कि किस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, और मैं तो इख्तियार वली साहब के साथ नहीं हूं इस बात में। अच्छा। उन्होंने आके स्क्रीन पे कही ये बात। सो मैं ये समझता हूं कि ये जो अरकान पार्लियामेंट कहीं का भी है वो एक होली काउ है, और वो हमारे ऊपर एक बैठा हुआ एक अवतार है जो ये समझता है कि हम कीड़े मकोड़े हैं, हशरातुल अर्ज हैं, और वो बैठा हुआ ऊपर जो है ना तमाम वसाइल उसके लिए हैं। वो केपी असम्बली हो, सिंध असम्बली हो, पंजाब असम्बली हो, बलूचिस्तान असम्बली हो, ये माइंड सेट एक ही है हुक्मरानों का। हाँ, फर्क ये है कि कुछ लोग जो हैं जब उनसे कहा जाता है कि जी आपने 1200 को तैयारा खरीदा तो वो ऐसे मुंह करके कहते हैं हाँ भाई खरीदा। फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जब उन पे तनकीद हो तो उनका सीएम कहता है कि जी ये बिल हमने रोक लिया है।
ठीक है, हमने इस बिल को मैंने स्पीकर को कहा इस बिल को रोक ले। अच्छा, तो ये माइंड सेट में फर्क है। ये बताइए ना, आप कह रहे हैं कि रिव्यू में गया है ये बिल, तो आपको लगता है कि ये सिर्फ अभी फिलफॉर मतलब धूल या मिट्टी को बिठाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, मराद जो है या मामलात जो है वो वहीं के वहीं, अब नहीं तो कल नहीं तो परसों ही मंजूर हो जाएगा। बात ये है कि चाहे कल हो जाए, आज तो उन्होंने अवामी रद्द अमल के आगे सर झुका लिया ना। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि खाली ये अरकान पार्लियामेंट का मामला नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट्स जो इनसे कहीं ज्यादा तनख्वाहें लेते हैं और उनके जिम्मे सिर्फ काम होता है कि आपने महंगाई बढ़ानी है, उनकी ड्यूटी होती है ये, वो ओगरा में बैठे हों, वो लेस्को में बैठे हों, वो कहीं पे भी बैठे हों, जिनकी करोड़ों की तनख्वाहें होती हैं और करोड़ों के उनके क्या नाम है बाकी मामलात होते हैं, और वो उसका उनके जिम्मे ये होता है कि आपने बिगाड़ पैदा करना है सोसाइटी में, आपने मईशत को तबाह करके रख देना है। हमें उन पे भी बात करनी चाहिए। ये अरकान पार्लियामेंट तो इसलिए हम इन पे बात कर लेते कि इन पे बात की जा सकती है, इन्होंने साड़ा की कर लेना है। अदरवाइज जो यहाँ पे असल मरात याफ्ता तबका है उसकी तब तो हम आंख उठा के भी नहीं देख सकते, जरूरत ही नहीं हमारी कि हम उनके मरात पे और बात कर सके। ठीक है, चलें एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो दोबारा इसी टॉपिक को करेंगे पॉलिटिकल एस्पेक्ट के साथ। स्टेज वेलकम बैक वंस अगेन। सॉलिह जफर साहब, ये जो पार्लियामेंटेरियन प्रिविलेजेस बिल में तरमीम आई है मंजर आम पर, इस पर आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिएक्शन, आप क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो ऑपोजिशन मेंबर जो कि इस वक्त केपी असेंबली का हिस्सा हैं, कि पार्टी उनके खिलाफ कोई चार्जशीट, कोई शो कॉज सामने लेकर आ सकती है? क्योंकि जाहिर सी बात है एक तरीके से तकसीम ही है ना, वहाँ वाले जो ऑपोजिशन है वो चाहती है कि ये सब कुछ उससे मैसर हो, लेकिन जो विफाक में बैठे लोग हैं वो तनकीद कर रहे हैं, टॉक शोज में भी आकर बातें कर रहे हैं। ये मामला कुछ समझ नहीं आ रहा। गुजारिश ये है जी कि ये साबित ये करता है ये कानून साजी का होना केपी असेंबली में कि ये जो सियासी पार्टियां हैं इनके अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है, इनकी लीडरशिप का, सेंट्रल लीडरशिप का अपने सूबों पर कोई कंट्रोल नहीं है। अब केपी में कोई कानून मंजूर पेश होने जा रहा है तो क्या ये हक नहीं बनता इनकी फेडरल लीडरशिप का कि उसको सूबे की जो इनकी पार्टी है उससे पूछे कि जनाब ये कानून बनने जा रहा है, आप इसमें हमें गाइडेंस दें, आप हमें रहनुमाई मुहैया करें। इसका मतलब ये हुआ कि पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, ANP हो, JUI मौलाना फजलुर रहमान की हो या और कोई पार्टी हो, इनकी जो सेंट्रल लीडरशिप है इन्होंने इनको बिल्कुल आज़ाद छोड़ा हुआ है कि जो मर्जी कानून बनाएं। गुजारिश है कि कानून साजी बड़ा नाजुक मामला है, इसमें सलाह मशवरा सूबाई और वफाकी दोनों सतह पे होना चाहिए। लेकिन मैं ये तनख्वाहों की जो बात अभी राना साहब ने कही थी वो शायद इतना बड़ा इशू नहीं है। बड़ा इशू तो ये है कि ये जो उन्होंने दूसरी तीसरी मराहत हासिल की हैं, ये बिनु पासपोर्ट वाली, उसके अलावा इन्होंने सिक्योरिटी वाली, असले के लाइसेंसों वाली, और इसके अलावा जो इन्होंने अदालती इख्तियारात हासिल किए हैं। अब पीछे तो सिर्फ एक ही बात रह गई है कि इनको अपने अपने ज़िले का डिप्टी कमिश्नर भी बना दिया जाए। मैं एक जगह पहले मजाक में बात कर रहा था कि ये इन्होंने कहा कि जी ये टूल टैक्स भी इनको छोड़ दें, फलां भी छोड़ दें। एक थोड़ी सी चक ये भी होनी चाहिए कि अगर केपी असेंबली के अरकान कहीं हजाताबाद जाए तो इनको चप्पल कबाब भी मुफ्त फराहम किया जाए, इसी तरीके से इनको नस्वार भी फ्री प्रोवाइड की जाए। मतलब यह कि यह चीज़ रह गई है, बाकी तो हर चीज़ उनको इन्होंने प्रोवाइड कर दी है। राना साहब, वैसे वाकई में सिर्फ वो जो कहते हैं ना कि नमकीन टिक्का और शनवारी कढ़ाई, ये सब चीज़ें डालना रहेगी इस बिल में कि वहाँ पर भी आपको डिस्काउंट जो है ना वो अवेलेबल हो सकता है। और फिर ये जो ब्लू पासपोर्ट ताहयात देने वाला मामला है, मैं आती हूँ राना, मतलब मैं आपकी तरफ बाद में आती हूँ। मैं जरा साले साहब ने राना साहब से चंद सवाल उठाए, मैं इनसे जवाब ले लूँ, है राना साहब? अच्छा देखें, इसमें ना वो उनको चप्पल कबाब और शनवारी जो कढ़ाई है ना, इस सिस्टम में वो ही अवेलेबल है, क्योंकि CM KPK का पासपोर्ट जब्त है, वो बाहर नहीं जा सकते, फ्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, जिनको चप्पलें पड़ रही है सिस्टम से, अगर वो चप्पल कबाब खा लेते हैं तो क्या हर्ज है। अच्छा। और ब्लू पासपोर्ट तो सूबाई असेंबली ने तो जारी नहीं करना, वो तो विफाकी हुकूमत ने जारी करना है। साले जाफर साहब माशाल्लाह बहुत इनकी ना पार्लियामेंट पे बहुत ग्रिप है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्टर
इन इस्लामाबाद। वो तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि गैर मुनसिफाना मराद जो है वो वफाकी हुकूमत पर किसी सूरत लाजिम नहीं है नहीं, ठीक है, ठीक है, तो ब्लू पासपोर्ट तो वफाकी हुकूमत ने जारी करने, ठीक है, वो तो उनका ग्रीन पासपोर्ट जारी नहीं कर रही सीएम का। अभी एक मिनिस्टर को एयरपोर्ट से उतार दिया गया, वो बाहर जा रहा था, तो उसने कहा मैं मिनिस्टर हूं, उन्होंने कहा मिनिस्टर कहाँ रोएगा, वफाकी हुकूमत की नजर में तुम मिनिस्टर नहीं हो, ठीक है, और उसको वापस भेज दिया गया। तो पासपोर्ट तो आपके हाथ में है जनाब अली। दूसरी बात यह है कि जो केपी असेंबली पे इतना लोग बोल रहे हैं, मैंने तो कहा 526% तकरीबन पंजाब असेंबली में तनख्वाहें बढ़ी हैं, वो तो 300% बढ़ा रहे हैं। हमने कभी इस पे प्रोग्राम किया? राना अहमद शहरियार साहब, आप लोग 526% क्या कहते हैं तनख्वाहें बढ़ा लें तो आपसे सवाल ना है, केपी वाले 300% भी बढ़ा लें तो आप लोगों के एतराजात सामने आ जाते हैं, ये तो ज्यादती है। अच्छा जरा ये एसार साहब हमारे बड़े हैं, मैं एक इसमें चीज ऐड करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि 2024 के अंदर जो है वो पंजाब असेंबली ने ये एक्ट पास किया, अपनी तनख्वाहें बढ़ाई। ये तो पीटीआई के दौर के अंदर हुई थी, हमारे दौर में तो हुई नहीं। हमें तो ये गिफ्ट मिले हैं पीटीआई की तरफ से, जब पीटीआई के बुजदार साहब हमारे ऊपर मुसल्लत थे, ये उस टाइम के हैं। हाँ ठीक है, एक इन्होंने क्लेम किया कि जी जहाज क्यों खरीदा है। आप देखें पंजाब जो है ये 67% जो है पाकिस्तान का हिस्सा है और इसका 14,000 अरब से ज्यादा जो है इसका बजट है। अब जो इसकी जो वजीर आला साहिबा हैं वो कभी जो डेरा गाजी खां जा रही होती है, कभी इस्लामाबाद आ रही होती हैं, कभी उसके बाद उन्होंने लाहौर आना होता है, कभी फैसलाबाद का ट्रैवल कर रही होती हैं। तो एक दिन के अंदर के 4 उनके कमिटमेंट्स हैं, तो उन्होंने साइकिल पे तो नहीं जाना। उसके बाद जो ब्लू पासपोर्ट वाली बात कर रहे हैं कि ये वफाक के पास है, जी बिल्कुल वफाक के पास है, लेकिन ये कौन सजेस्ट कौन कर रहा है? ये सूबाई गवर्नमेंट सजेस्ट कर रही है कि आप जो है हमें ताहयात दें। ओ भाई क्यों ताहयात दें? हम लोग टेन्योर बेस हैं, टेन्योर बेस इन्होंने जो दे रहे हैं, और टेन्योर बेस होना चाहिए, स्पाउस को भी दें। मैं कह रहा हूं कि क्यों स्पाउस को दें भाई? जो मरात एक डिफाइन की गई है वो देनी चाहिए। लेकिन ये लोग जो हैं वो अपना माइंड सेट जो लेके चल रहे हैं, जहां तक सारे साहब ने बात की कि जिन लोगों ने हमारे पार्टीज के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ हाई एप्स जो है उसके अंदर इंटरवेंशन उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनके खिलाफ हमारी जो लीडरशिप है वो एक्शन लेने के लिए तैयार है। और जल्द आपको नजर आएगा कि स्ट्रिक्ट एक्शन होगा कि विदाउट कंसल्टेशन विद द पार्टी लीडरशिप उन्होंने इस बिल का क्यों साथ दिया, जो नहीं था बनता, देना चाहिए था। बिल्कुल ऑफिशियली सामने आ गई है, लेकिन ये जो एक कहा गया है कि जो स्पीकर होगा उसके पास ये इस्तेहकाक होगा कि कौन सी कार्रवाई जो है वो रिपोर्टर जो है वो नशर भी कर सकता है या शाया भी कर सकता है किसी कॉलम के थ्रू, या किन किन जगहों तक उसकी रिसाई होगी। और अगर स्पीकर असेंबली जो है वो उनकी इजाज़त नहीं होगी तो वो फलानी खबर जो है वो छप नहीं सकती। सर इसके ऊपर आपका एक जर्नलिस्ट की हैसियत से क्या तज्जिया है? एक तो पहले ये देखिए, ये मैंने निकाला है दिसंबर 2024 बिल, पंजाब असेंबली अप्रूव्ड द बिल राइजिंग एमपीएस सैलरीज फ्रॉम 76,000 टू 400K। ठीक है, ठीक है, ये 2024 में ये 526, ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि वो केपी का स्पीकर हो, वो केपी का सीएम हो और कोई भी हो, सहाफियों की जबान बंदी नहीं कर सकता। ये कोई जंगल का कानून नहीं है कि केपी वाले तय करेंगे कि सहाफी ने क्या रिपोर्ट करना है और क्या नहीं करना। ना सहाफी उनके को गुलाम है, ना उनके पाबंद है। ये एक बाबर सलीम सवाती साहब, ये मेरा अगर उन तक क्लिप पहुंचे तो वो सुन लें कि बाबर सलीम साहब, आप स्पीकर छोड़ के अगर आप कुछ भी हो जाए ना, तो अगर आप ये समझें कि सहाफियों को उनका काम करने से आप रोक सकते हैं तो आपकी गलत फहमी है। आपसे पहले भी बड़े लोग आए जिनकी ख्वाहिश थी कि सहाफी उनकी मर्जी की खबरें दें या उनकी मर्जी की खबरों को रोक दें, तो सहाफी नहीं रुके, ना अब रुकेंगे। आप अगर सहाफत को चैलेंज करेंगे तो आप एक्चुअली तो आप सारे ही फ्रॉम सहेल अफरीदी टू बॉटम, आप सब लोग वो लोग हैं जिन्होंने इतना नुकसान मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान को नहीं पहुंचाया जितना आप लोगों ने पहुंचाया है। जितना आपने इमरान खान के नैरेटिव को तबाह किया है किसी ने नहीं किया। आपने वहां पे वीआईपी कल्चर को फरोग देने की कोशिश की, जिसका मतलब यह था कि आपने इमरान खान के खिलाफ बगावत की।
आप अपने मराद के पीछे जो है मरे जा रहे हैं। आप तो ये कसम खा के आए थे कि हम इश्क इमरान में खुद जान देंगे, आज आप पैसों के पीछे जान दे रहे हैं, आज आप मराद के पीछे जान दे रहे हैं। आपको तो वैसे ही स्टेप डाउन हो जाना चाहिए कि आप वो सब काम कर रहे हैं जो आपकी पार्टी का सरबराह जिस काम के लिए जेल में मौजूद है, आज आप उसी का हिस्सा बन गए। और ये कोई सहाफी को रोक सकता है, बाबर सलीम सवाती हो या कोई भी हो। मैं कह रहा हूं कि मैं आपको नाम लेके आपको आवाज देके चैलेंज कर रहा हूं कि आप ये करके दिखा दे, मैं आपको मान जाऊंगा। सॉरी जफर साहब, बड़ा मुख्तसर से रखूंगी मैं आपसे भी सवाल और अपना आर्ग्यूमेंट जरूर दीजिएगा कि सर जो सीएम पंजाब हैं मरीम नवाज साहिबा, उन पर मीडिया मैनेजमेंट के जुमले कसे जाते हैं, उनको ताने दिए जाते हैं कि वो बड़ी अच्छी तरीके से मीडिया को हैंडल करती है, मैनेज करती है, बिकाऊ मीडिया और ब्ला ब्ला ब्ला। ये जो अब खुद से केपीके के असेंबली के जो स्पीकर हैं उनको जो इख्तियारात दिए जा रहे हैं इस तरह ये मीडिया को मैनेज करने के हवाले से, सर इसके ऊपर आपका पॉइंट क्या है? ये जी कि मैं पार्लियामेंट बहुत सालों से कवर करता आया हूँ, बल्कि ये जो पार्लियामेंट बहाल हुई है जब से मैं इसको कवर कर रहा हूँ, और इससे पहले मुझे इत्तेफाक आप कहेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा पुराना आदमी हूँ, मुझे अयूब खान की असेंबली में भी जाने का इत्तेफाक हुआ है जी। लेकिन ये एक कानून है कि जो ज़ाब्ता है, ये रवायत है कि स्पीकर कार्रवाई के जिस हिस्से को एक्सपंज कर दे वो रिपोर्ट नहीं की जानी चाहिए। ठीक। लेकिन ये महज एक ज़ाब्ता है, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं करता। ये बात टेलीविजन पे भी आ जाती है, अखबारों में भी छप जाती है। ये इतनी छोटी सी बात जो स्पीकर की नहीं मानी जाती, तो स्पीकर किस तरीके से किसी जर्नलिस्ट को ये पाबंद करेगा कि ये फलां मेंबर की या फलां मिनिस्टर की तकरीर यूँ छाप दी जाए या यूँ ना छापी जाए। तो लिहाजा ये पॉसिबल नहीं है। कोई स्पीकर या कोई स्पीकर का बड़ा भी ये चाहे कि ये पाबंदी लग जाए, ये नहीं लग सकती। अभी राणा साहब ने कहा कि उनका जो लीडर है, मैं तो उसका नाम नहीं ले रहा क्योंकि बेदबी हो जाएगी, वो खुद बहुत बड़ा प्रोटोकॉल का चैंपियन था। अच्छा। वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हाउस से अपने घर तक हेलीकॉप्टर में जाता था, यानी वो घर का जो सड़क नवाज शरीफ ने उसको बनवा के दी थी कि वो अपने घर आसानी से आ जा सके, जबकि वो अपोजिशन में था, वो उस सड़क को भी इस्तेमाल नहीं करता था, वो हेलीकॉप्टर से जाता था और हेलीकॉप्टर से आता था। ठीक है कि ये इस मामले में तहरीक इंसाफ वाले जो है ना, या इनका लीडर, वो इतने सादा नहीं है। ये जो प्रोटोकॉल है, ये जो मराहत है, ये इनके भी गुट्टी के में शामिल है। सही। दूसरी साले जाफर साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जब तक पाकिस्तान की सहाफत में साले जाफर साहब जैसे मोहम्मद बिन कासिम मौजूद हैं, जो हक की तलवार बुलंद करके हर दौर में हर जाबिल हुक्मरान के जाने के बाद कलमा हक बुलंद करते हैं, पाकिस्तान की सहाफत को कोई कुछ नहीं कह सकता। अपनी मिसाल मुझ पर मुंतबिक ना करें। आप तहरीक इंसाफ की पूरी हुकूमत का रिकॉर्ड निकलवा लें, एक कलमा तहसीन हो, मैं फांसी के लिए अपने आप को पेश करने के लिए। अल्लाह ठीक है, पॉइंट आ गया आपका, आपकी पॉइंट आ गया। मैं तलाश करूंगा, पूरा जोर लगाऊंगा। यहाँ भी मैंने यहाँ भी आप पंजाब गवर्नमेंट के बारे में आप जो कुछ कह रहे थे, मैंने को खुदा न खासा आपसे इख्तलाफ नहीं किया, मैंने यहाँ भी तनकीद ही की बात की है। पता नहीं आप मुझे मेरा कौन सा जुमला जिसने आपको सुनकर राजी होंगे। ठीक है सॉलिह जाफर साहब, ये मुझे समझ नहीं आती। पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया। नाज़रीन एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, ईरान अमेरिका जंग के हवाले से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन हमने सुना और देखा भी कि जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बार फिर से यूँ कह लीजिए कि जंग शुरू हो भी गई है, जंग शुरू नहीं भी हुई है, लेकिन जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है एक दूसरे के एसेट्स को, उससे तो ये मालूम होता है कि वो जो MOU साइन हुआ था वो अब शायद कहीं हवा में गुल हो गया है। इसाराना साहब, पाकिस्तान ने और कतर ने और दीगर ममालिक ने मिलकर अनथक मेहनत और कोशिशें की, लेकिन लक ऐसा रहा है कि स्पॉयलर्स एक बार फिर से अपने मिशन में कामयाब हो गए। स्पॉयलर है कौन? देखें, आप इस बात को समझिए कि मैं पहले दिन से आप इस प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ कि अमन मुआहिदा मुमकिन नहीं है, ठीक है ना, और मैं इसे दोबारा भी दोहरा रहा हूँ, अनटिल अनलेस दो चीज़ों का तस्फिया नहीं हो जाता कि ईरान का जोहरी प्रोग्राम हमेशा के लिए बंद हो जाए और आबना हुर्मुज़ जो है उस पर अमेरिकी कंट्रोल हो जाए, ये दोनों चीज़ें मुमकिन नहीं हैं। जब दोनों चीज़ें मुमकिन नहीं हैं तो फिर मुआहिदा अमन भी मुमकिन नहीं है।
बदकिस्मती हमारी इस जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो ये है कि दुनिया के अमन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला मुल्क उसके सामने कोई बात नहीं कर सकता। हिरोशिमा नागासाकी पे बम मुसलमानों ने नहीं फेंका था, वियतनाम में लाखों लोगों का कत्लेआम मुसलमानों ने नहीं किया था, इराक मुसलमानों ने तबाह नहीं किया, शाम मुसलमानों ने तबाह नहीं किया, लीबिया मुसलमानों ने तबाह नहीं किया, अफगानिस्तान मुसलमानों ने तबाह नहीं किया, वेनेजुएला मुसलमानों ने तबाह नहीं किया, ठीक है। क्यूबा के अंदर साजिशें हमने नहीं की, दुनिया भर में तख्ते हमने नहीं उल्टे, भुट्टो को हमने नहीं मारा, शाह फैसल को हमने नहीं मारा, अनवर सादात को हमने नहीं मारा, जमाल अब्दुल नासिर को हमने नहीं मारा, सद्दाम हुसैन को हमने नहीं मारा, कर्नल कज़ाफी को हमने नहीं मारा, हम मुर्सी को हमने नहीं मारा। लेकिन अमन का अवार्ड आलमी ट्रंप को ही मिलना चाहिए, ठीक है ना। हमारे जहनी गुलामी की इससे बड़ी इंतहा और कोई नहीं हो सकती। अब हम देखें, मैंने याद है आपको, हम ये कहते थे कि होता ही है कि पंचायतों में बाजों का सुलह कराने वाले को पड़ जाती है। जी जी जी। कल ईरान के आप लीडरशिप का सुन ले बयान कि पाकिस्तान सालिस है, पाकिस्तान अब जवाब दे कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, ईरानी वज़ीर खारजा ने भी फील्ड मार्शल साहब से टेलीफोनिक रब्ता किया है। फिर उसके अलावा आपको पता है लंदन कॉन्फ्रेंस में भी कतर ने पैगाम दिया है कि तनाज़ात का हल सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात हैं। आपको लगता है डिप्लोमेसी और टेलीफोनिक कॉल्स की वजह से मामला थोड़े से टोन डाउन हो सकते हैं? मैं नहीं समझता। देखिए, जहां तक फील्ड मार्शल साहब का रोल है, वो कोई हाथ से पकड़ के जंग तो नहीं रुकवा सकते ना, वो डिप्लोमेसी के तहत एक दूसरे को करीब ही ला सकते। वो हम इतना कर रहे हैं, हमने इतना किया है। लेकिन अगर अमेरिका बहादुर के दिमाग में खन्नास में कुछ और है, पेट्रोल की कीमतें नीचे आई, उन्होंने एक हालात ऐसे पैदा किया कि पेट्रोल की कीमतें ऊपर चली गई। अल्लाह रहम करे हमारे पाकिस्तान के ऊपर कहीं शहबाज शरीफ साहब की नजर ना पड़ जाए इस बात पे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। बाहर निकले तो पता चले 40 रुपए और बढ़ गए, बढ़ गए। ये वाकई एक बहुत बड़ा खदशा और आवाम जो है वो और आज जुम्मा भी अल्लाह रहम करे। बिल्कुल 100% हमने दुरुस्त कहा। साले जफर साहब, ये तो बात तय हो गई कि अब जंग जौहरी हथियार पाने या ना पाने से बहुत बाहर निकल गई, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक वेपन है ईरान के पास वो है अबनाए हुर्मुज़, ठीक है। दूसरा मामला ये कि जाहिर सी बात है ऑयल की प्राइसेस में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट देने की देर होती है और मार्केट में, आलमी मार्केट में ऑयल की प्राइसेस या तो बहुत ऊपर चली जाती हैं या बहुत नीचे आ जाती हैं। सर, हम तो मुतासरीन में से एक हैं। साले जाफर साहब, क्या लगता है आपको, पेट्रोल की कीमतें आज रात मुस्तहकम रह सकती हैं, बढ़ सकती हैं, कम हो सकती हैं, क्या होगा? और ये जो हो रहा है इसके आउटकम्स आपको क्या नजर आ रहे हैं? एक छोटी सी खबर आपके साथ जी 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 बिल्कुल सर, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जी कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम डिप्लोमेसी को मौका देने के लिए ईरान के ऊपर कोई मज़ीद हमला नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये जो कार्रवाई हुई है ये पाकिस्तान की और R4 कंट्रीज जो हैं जिनमें सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, टर्की ये शामिल हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट के बाद ये डेवलपमेंट हुई है। मैं समझता हूँ ये बड़ी काबिल तारीफ़ बात है और हमें तवक्को करनी चाहिए कि ये जो एक इसके ज़रिए से दोबारा जो टेक्निकल लेवल के टॉक्स हैं वो रिज्यूम हो जाएं और फिर ये दोबारा इसकी नौबत ना आए। लेकिन मैं इसार राना साहब की इस बात से मुत्तफ़िक़ हूँ कि ये इस रीजन में सबसे बड़ा जो स्पॉइलर है वो इजराइल है, सबसे बड़ा स्पॉइलर अमेरिका है, सबसे बड़ा स्पॉइलर इंडिया है, क्योंकि इंडिया इजराइल की सपोर्ट करता है और दोनों मुल्क मिलकर इस खित्ते की सियासत में अपना एक किरदार तलाश कर रहे हैं, नया किरदार तलाश कर रहे हैं। लेकिन एक बात को बिल्कुल ज़हन में रखिए कि जब तक ईरान का ये जो बाग़ियाना तर्ज अमल है, जब तक ईरान अपना तशख़्ख़ुस बतौर एक इस्लामी ममलकत के कराता रहेगा, इस खित्ते में मुस्तकिल और मुकम्मल अमन शायद बहुत मुश्किल होगा। सॉरी जाफर साहब, मेरे भी जहन में, बहुत सारे लोगों के जहन में यही सवाल है कि ये जो MOU साइन हुआ था, जो उसकी शिकें थी, क्या ईरान की तरफ से कोई कंफ्यूजन है या अमेरिका की तरफ से कंफ्यूजन है अपने हुर्मुज़ के कंट्रोल को लेकर? देखिए, जो MOU जो साइन हुआ था वो दोनों पार्टियों के सहूलत के लिए साइन हुआ जी था। बिल्कुल। और दोनों पार्टियों में से अमेरिका बहुत ज़्यादा मजबूर था कि ये इस तरह की एक सूरत हाल हो जाए
कि जिससे वो इस जंग से बाहर निकल जाए। अमेरिका इस जंग से बाहर निकल चुका है, लेकिन ये जो हरकतें वो कर रहा है वो इसलिए कर रहा है ये साबित करने के लिए कि दुनिया ने जो नतीजा अखज़ किया है वो नतीजा गलत है। अमेरिका को शिकस्त नहीं हुई, लेकिन इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि इस जंग में अमेरिका को शिकस्त हुई है। आपने पूछा कि ईरान का क्या बाग़ियाना तर्ज अमल है। ईरान का बाग़ियाना तर्ज अमल ये है कि ईरान अमेरिका को दुनिया का बाप तस्लीम कर ले। ईरान अमेरिका के बारे में वो जो सबमिसिव एटीट्यूड है वो अडॉप्ट कर ले। ईरान इजराइल के वजूद को, उसकी बालादस्ती को तस्लीम कर ले। ईरान ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। अब देखिए खित्ते के तमाम ममालिक ने, कुछ मुल्कों ने सफारती तल्लुकात के ज़रिए, कुछ मुल्कों ने बग़ैर तल्लुकात कायम किए हुए इजराइल के साथ बकाए बाहमी की एक सूरत हाल पैदा कर रखी है। ईरान उसके लिए तैयार नहीं है। ईरान उसके वजूद के बारे में रोज़े अव्वल से वही नुक्ता नज़र रखता है जो आज रखता है। चलिए मुझे क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। हाँ, मुझे साले साहब क्लोजिंग की तरफ बढ़ने जाते जाते सिर्फ आपसे मुख्तसर सा कमेंट बता दीजिएगा, और राना साहब आप भी, पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान में आज कम होंगी, बरकरार रहेंगी या ज्यादा भी हो सकती हैं सर? पेट्रोल की कीमतें यकीनी तौर पर नहीं बढ़नी चाहिए, नहीं इजाफा होना चाहिए। अवाम पहले ही बड़ी मुश्किल में है, लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो फिर हुकूमत की ये मजबूरी है कि इसने इंटरनेशनल कीमतों के मुताबिक ही अपनी कीमतें रखी हैं। ये एक डिफरेंट डिबेट है, इसके ऊपर कल भी बात करेंगे। लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को तौफीक दे कि वो अपने टैक्सों में से कटौती करके वो कमी पूरी करे और पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाएं। बाकी राणा साहब से, अब जितना मर्जी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, ये जो पिछले 15 दिन में 1 रुपये 59 पैसे फी लीटर पेट्रोल की कीमत बची है, उससे इतने मेरे पास पैसे इकट्ठे हो गए हैं कि अगर ये अगले 5 साल भी पेट्रोल की कीमतें 500 रुपये भी कर देना तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। और ये 1 रुपये 59 पैसे से आप सोचे मैंने 15 दिन में इतने करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए कि अब पेट्रोल जितना मर्जी महंगा हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे पास 1 रुपये 59 पैसे मौजूद है। चले, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और आवाम भी इस वक्त है ना वो गुम की कैफियत का शिकार है। फिंगर क्रॉस्ड। अब जस्ट होप के पेट्रोल प्राइस बरकरार ही रहे, अगर कम नहीं होती तो एटलीस्ट बढ़े तो ना। इजाजत दीजिए नाज़िम, ना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।